हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी ईटियोलॉजी, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, इन सभी कुछ को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस डिजीज़ के बारे में हमें स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो अस्थमा क्या होता है दोस्तों। अस्थमा क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है दोस्तों ऑफ द एयरवे, केजिंग रिवर्सिबल एयरवे नैरोइंग एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। इससे क्या होता है दोस्तों, डिफ़िकल्टी होती है किसमें, ब्रीदिंग में। आपको दोस्तों यहाँ पे ये दिख रही होगी, तो यहाँ पे जो इमेज दिख रही है दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये ब्रोंकियोल आपको दिख रहे हैं, जिसमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये स्मूथ मसल्स की है एंड ये एल्वुलाई की है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, मेन बात यहाँ पे है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखो नॉर्मल है दोस्तों, ये यहाँ पे नॉर्मल इमेज है। एंड देन इसके बाद में ये यहाँ पे दोस्तों ये देखिए आपको इन्फ्लामेशन, थिक म्यूकस प्रोडक्शन दोनों दिख रहे होंगे दोस्तों। ये तो इन्फ्लामेशन हो गया यहाँ पे एंड ये थिक म्यूकस प्रोडक्शन हो गया, एंड यहाँ पे ये दोस्तों कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों वो है इसके टाइप्स के बारे में। तो अस्थमा कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अस्थमा में सबसे पहले होता है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा किससे होती है, तो ट्रिगर्ड बाई एलर्जन लाइक डस्ट, ये डस्ट से हो सकती है, पोलन से हो सकती है, एनिमल या डेंडर से हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है अस्थमा का वो है नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा होती है वो किससे होती है, तो वो होती है इन्फेक्शन से, स्ट्रेस से, स्मोकिंग से या वेदर चेंज से। इसके बाद में जो नेक्स्ट अस्थमा है वो किससे होती है, तो उसमें आती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। अब जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है उसके सिम्टम्स में अकर्स ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है। फिजिकल जो इंड्यूस्ड अस्थमा है दोस्तों वो किससे होगी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान होगी। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अब ऑक्यूपेशनल अस्थमा कब होगी, जब हम अपना कोई वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि कॉज्ड बाई एक्सपोजर टू डस्ट, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे डस्ट है उससे हो सकते हैं, कोई केमिकल है, एंड फ्यूम्स एट वर्क है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा में क्या है, मेनली प्रेजेंट विद परसिस्टेंट ड्राई कफ। इसमें क्या होता है दोस्तों, परसिस्टेंट ड्राई कफ है वो होता है। इसके बाद में नॉक्चुरनल अस्थमा, जिसमें क्या होता है दोस्तों, अस्थमा सिम्टम बिकम्स वर्स एट नाइट। इसमें क्या होता है दोस्तों, नाइट में जो सिम्टम है वो राइज या वर्स होते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके ईटियोलॉजी के बारे में। तो इसकी ईटियोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी ईटियोलॉजी में सबसे पहला आता है वो क्या आता है, एलर्जेंस। अब एलर्जेंस में कौन कौन से आएंगे, डस्ट हो गया, पोलन हो गया, एंड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किससे हो गया, स्मोक से हो गया, एंड बहुत से अदर कारण है जिनसे ये हो सकता है। अगला है वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें कॉमन कोल्ड हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सरसाइज से हो सकता है, कोल्ड एयर से हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री, यानी कि फैमिली में पहले से किसी को है तो उसकी फैमिली में भी ये हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है, और बहुत से अदर ऐसे ईटियोलॉजी या इसकी कॉज है जो इसको कॉज करते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में। तो इसके साइन एंड सिम्टम में क्या होता है दोस्तों, पहला होता है वो है बीजिंग। बीजिंग क्या होता है दोस्तों, विस्टलिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के दौरान है वो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं, बीजिंग कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें डिस्पनिया होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, कफ होता है, स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में होता है दोस्तों। अगला है वो है चेस्ट टाइटनेस। इसमें क्या होता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है टैकिपनिया, यानी रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है। एंड अगला है वो है फटीक किससे हो सकता है, तो हो सकता है टेंडरनेस से। इसके बाद में डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड सीवियर अटैक में हो सकता है।
इसके बाद में डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन को देखते हैं। तो इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में जो पहला है वो है स्पायरोमेट्री। अब स्पायरोमेट्री क्या करता है, मेजर एयर फ्लो लिमिटेशन। तो स्पायरोमेट्री से किसका पता लगाते हैं, एयर फ्लो लिमिटेशन का। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो यानी PEF, तो ये क्या मेजर करता है, पीक ब्रीदिंग फ्लो। एंड देन ब्रोंकोडाइलेटर टेस्ट, ये क्या चेक करता है, इम्प्रूवमेंट आफ्टर ब्रोंकोडाइलेटर। इसके बाद में हम कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे, ये किस में हेल्प करता है, तो रूल आउट अदर कंडीशंस में। एंड देन एलर्जी टेस्ट, तो आइडेंटिफाई पॉसिबल एलर्जन्स, ये एलर्जन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके बाद में पल्स ऑक्सीमीटर, जो मेजर करता है ऑक्सीजन सेचुरेशन को। इसके बाद में हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, अवॉइड ट्रिगर्स जैसे डस्ट, स्मोक, एलर्जन्स, इनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में अगला है सावा यानी साल्बुटामोल फॉर क्विक रिलीफ। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ICS यानी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू कंट्रोल इन्फ्लामेशन। इसके बाद में वो है लावा यानी लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर फॉर मेंटेनेंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ल्यूकेट्राइन मॉडिफायर्स, जो इसमें है मोंटेलुकास्ट फॉर कंट्रोल, तो इसमें मोंटेलुकास्ट वो ड्रग्स है वो दी जा सकती है। अगला है ऑक्सीजन थेरेपी गिव ड्यूरिंग सीवियर अटैक में ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बाद में सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज इन अ सीवियर एक्सरीवेशन में ये यूज होती हैं। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, ब्रीथ साउंड एंड मेंटेन हाई फाउलर पोजीशन है उसको हम पेशेंट को दे सकते हैं या उसको मेंटेन हम रख सकते हैं, जिससे क्या होता है इजी ब्रीदिंग। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्रिप्टेड, गिव प्रिस्क्रिप्टेड ब्रोंकोडाइलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हम पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। एनकरेज कर सकते हैं एडिक्वेट फ्लूइड अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड इसके बाद में हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू, जो इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है इसमें दोस्तों ये नंदा का डायग्नोसिस है, जिसमें इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म एंड इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन। एंड सेकंड है वो है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एंड थर्ड है इन्फेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, तो आपको कैसी लगी दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने अस्थमा टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।